नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं प्रियांशु शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यह समझेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वह भारत में रेलवे का विकास क्यों करना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इससे हमें क्या हानि हुई, हमें क्या लाभ हुआ, ब्रिटिशों को क्या लाभ हुआ। इस सब के बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी हो सके। तो सबसे पहले जैसा कि हम इसके उद्देश्य को लेकर बात करते हैं कि वह क्यों भारत में रेलवे का विकास करना चाहते थे। तो दोस्तों, ब्रिटिशों का जो भी काम था वह औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए ही था। तो रेलवे का विकास भी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए ही उन्होंने किया। तो सबसे पहले वह अपने प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए रेलवे का विकास भारत में किए। और उस समय इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण था वह अपने चरम स्तर पर था। तो वहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए और उसके बाद वह जहाज़ पर लद कर इंग्लैंड जाता था। तो भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए और ब्रिटेन से बने तैयार माल को भारत के विभिन्न दूरस्थ बाजारों तक पहुंचाने के लिए भारत में रेलवे का विकास किया गया। और उस समय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न प्रकार से विद्रोह हो रहे थे, भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे। तो उस विद्रोहों का दमन करने के लिए अंग्रेज़ों को अपने यहाँ से अत्यधिक सेना की ज़रूरत पड़ती थी। तो वह अपने यहाँ से सेनाओं को विद्रोहों के दमन के लिए लाने के लिए भारत में रेलवे के विकास पर तेजी से बल दिए। तो हम समझते हैं कि रेलवे का विकास किस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई और दूसरी जो थी वह कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई। और दोस्तों, जो ब्रिटिशों का भारत में रेलवे के विकास पर खर्चा था वह सरकारी और निजी दोनों प्रयास उसमें शामिल थे। दोस्तों, ब्रिटिश लोग अपने यहाँ के पूंजीपतियों को यह आश्वासन दिए कि जो भारत में रेलवे के विकास पर खर्च करने पर उन्हें 5% लाभांश की गारंटी दी जा रही है और वह जो भी यहाँ पर रेलवे के विकास पर निवेश करेगा उन्हें 5% अत्यधिक राशि दी जाएगी। चाहे रेलवे को घाटा हो चाहे उसे मुनाफा हो, उन्हें 5% लाभांश की गारंटी दी गई। और 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एक थॉमस रॉबर्टसन आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर सन 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। और दोस्तों, सन 1919 ईस्वी में एकवर्थ आयोग का गठन किया गया और इसमें यह कहा गया कि भारत में 5 साल में रेलवे के विकास पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इसी आयोग में भारत के जो आम बजट पेश होता था उस बजट को और रेलवे के बजट को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो रेलवे का विकास हुआ वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। और चूँकि ब्रिटिशों को 5% लाभांश की गारंटी दी गई थी, इसलिए जब भारत में शुरू में रेलवे का व्यापार घाटा में चल रहा था, रेलवे में घाटा हो रहा था, फिर भी उन्हें लाभांश तो देना ही पड़ता था। इसलिए
भारत से अत्यधिक मात्रा में धन की निकासी हुई और भारत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। और दोस्तों, इसके विकास को लेकर के हम एक बात और समझते कि भारत में जो प्रति मील रेलवे लाइन का विकास पर खर्चा आता था वह 30,000 पाउंड था, जबकि वही इंग्लैंड में रेलवे लाइन के विकास पर 9,000 पाउंड ही खर्चा आता था। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग रेलवे के विकास के क्या क्या सकारात्मक पक्ष हुए, मतलब क्या क्या उससे हमें लाभ हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं। तो रेलवे के विकास से भारत के आंतरिक बाजारों में गतिविधियां बढ़ी, विभिन्न प्रकार से लोगों का आवागमन बढ़ा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर लोग साथ साथ बैठते थे, साथ साथ खाना खाते थे। इससे लोगों में छुआछूत जो था वह भी समाप्त हुआ और भारत में पत्र पत्रिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान होता था, जिससे राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ और भारत में बुद्धिजीवी लोगों का विकास हुआ, जिसका हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देख भी सकते हैं। और भारत को स्वतंत्र कराने में इन लोगों की विभिन्न प्रकार से भूमिका रही। और दोस्तों अगर हम इसके हानि मतलब इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो जो ब्रिटिश पूंजीपतियों को 5% लाभांश की गारंटी दी गई थी वह तो उन्हें देना ही था। तो भारत में जब रेलवे वित्तीय दृष्टि से घाटे में चल रही थी तब भी उन्हें 5% लाभ पहुंचाना पड़ता था। इससे भारत में से अत्यधिक मात्रा में धन की निकासी हुई और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह ऋणग्रस्त हो गई। इससे किसानों पर भी बोझ पड़ा और उनकी दयनीय स्थिति जो थी वह दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और अगर यहाँ पर जो भारतीय थे और जो ब्रिटिश थे, भारतीयों के लिए जो माल भाड़ा दरें थी उसको ब्रिटिश लोगों से अत्यधिक रखा गया, जिससे भी यहाँ पर भेदभाव देखा जा सकता है। और भारत से जो कच्चा माल जाता था और वहाँ से तैयार माल होकर के भारत के विभिन्न बाज़ारों में पहुँचता था, इससे जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग थे उनका भी अत्यधिक मात्रा में पतन हुआ, जिससे लोगों के उद्योग का विनाश हुआ और लोग अपने उद्योग को छोड़ करके कृषि की तरफ बढ़े। लेकिन कृषि में भी इतने प्रकार के टैक्स थे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त था, उसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, महालवाड़ी बंदोबस्त था, विभिन्न प्रकार से उनसे कर लिए जाते थे। तो इससे किसानों की भी दशा दयनीय हो गई, जिससे यहाँ पर भूखमरी से लोग पीड़ित हुए। तो दोस्तों, ये भारत में रेलवे के विकास पर नकारात्मक पक्ष थे। अब हम इसके मूल्यांकन की बात करें कि इसका मूल्यांकन अगर करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो फिर समझते हैं। अगर हम इसको एक शब्द में कहना चाहें तो इससे दोस्तों अंग्रेज़ों को ही अत्यधिक मात्रा में लाभ हुआ, उनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हुई। और इसके बारे में तिलक ने भी एक शब्द कहा है कि यह जो रेलवे का विकास है वह जैसे किसी दूसरे के पत्नी के श्रृंगार पटाव पर खर्च करने के समान है। जैसे हम अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे के पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करते हैं, यह रेलवे का विकास उसी के समान है। तो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास पर विस्तार से जानकारी किए। इसको आप लोगों ने समझा कि अंग्रेज लोग भारत में रेलवे के विकास करने के पीछे क्या उनका उद्देश्य था। तो इसके बारे में आज हम लोग समझ लिए। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी समझ सकें। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।